अभिनंदन करता हूं। एक बार सभी साथी आज के सेशन में जुड़ जाइए। साथियों, मुख्य परीक्षा को टारगेट करते हुए आरटी एक्ट की आज अंतिम कक्षा होगी। आज की क्लास में आप लोगों को ये पता पड़ेगा कि वास्तव में आप लोगों ने अधीनस्थ बोर्ड को टारगेट करते हुए आरटी एक्ट को समाप्त किया है। आज मैं पूरा मैटर आप लोगों के सामने, मेरा जितना भी आरटी एक्ट से संबंधित मैटर था ना, वो आपके सामने रख रहा हूं। उसके बाद में रिवीजन करवाऊंगा। उसके बाद में आप लोग बताना कि भैया एक क्लास में और रिवीजन की आवश्यकता है या नहीं है। उसके अलावा साथियों, शॉर्ट रिवीजन भी मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा रहा हूं। आज की क्लास के बाद में एक क्लास में एमसी क्यू की लूंगा। उसके बाद में सीधा टेस्ट होगा। फिर किसी भी एग्जाम में कूद जाना, कोई भी मॉडल पेपर ले लेना, किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले लेना। आप आरटी एक्ट में मात नहीं खाओगे। बिल्कुल साथियों, एक बार सभी यस लिखकर कमेंट कीजिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा उसका मैं आप लोगों को 2 मिनट में रिवीजन करवाता हूं, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारे लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, धारा 12 से स्टार्ट किया था। एक बार सभी साथी सुनना, धारा 12 से धारा 30 का मैटर लास्ट वाली क्लास में देखा था। फिक्स घड़ी मत चाहूंगा कि आप लोग घड़ी में समय देखे। केवल और केवल 1 घंटे की क्लास का 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। साथियों, हम लोगों ने पढ़ा धारा 12 में कि जो निजी शिक्षण संस्थान होते हैं ना, वो प्रथम कक्षा में 25% सीटें आरक्षित रखना पड़ेगा। साथियों, निजी शिक्षण संस्थानों को प्रथम कक्षा में 25% सीटें आरक्षित रखना पड़ेगा निर्धन वर्ग के परिवार वालों के बच्चों के लिए, जिसका नोटिफिकेशन कल ही आया था और 2 मई से फॉर्म भी फिल होंगे। धारा 13 में पढ़ा कि इसमें मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता। साथियों, धारा 13 में पढ़ा था कि कोई फीस नहीं लगेगी। धारा 14 में पढ़ा कि आप बालक से कोई भी कागज नहीं मांगोगे, कोई भी दस्तावेज नहीं मांगोगे। धारा 15 में पढ़ा कि हालांकि स्कूलों में 30 सितंबर तक ही एडमिशन होते हैं, लेकिन यदि आवश्यकता पड़े ना तो आपको पूरे साल भर भी एडमिशन लेना पड़ेगा। साथियों, धारा 16 में पढ़ा कि 8वीं क्लास तक आप फेल नहीं करोगे। नो डिटेंशन जो नीति थी ना, पॉलिसी थी, उसके बारे में अध्ययन किया। लेकिन यहीं पर एक बात और याद रखने योग्य थी कि साथियों, आरटी विधेयक संशोधन 2019 के तहत जनवरी 2019 में धारा 16 में संशोधन हुआ, और जो अब है ना, अब 5वीं और 8वीं क्लास में आप बालक को फेल कर सकते हो। धारा 17 में हमने पढ़ा कि 17 में खतरा होता है ना, तो साथियों, बालकों को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आप लोग प्रताड़ित नहीं करोगे। साथियों, धारा 18, 19 और 20 को आज पढ़ना है। 19 और 20 को आज पढ़ना था। उसके बाद में धारा 21 को पढ़ा, एसएमसी की बात की। उसके तहत बोला गया कि एसएमसी में 16 सदस्य होते हैं, महिलाएं 50% होती है, इसका अध्यक्ष अभिभावक होते हैं। अभिभावकों की संख्या 75% बोलो या 3/4 बोलो। इसके बाद में बोला इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इसकी 2 सभाएं होती है, एक तो साधारण बैठक या साधारण सभा, और एक कार्यकारिणी समिति की सभा। जो साधारण बैठक होती है ना, वो तो साथियों 3 महीने में आयोजित होती है, और जो कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है ना, वो कार्यकारिणी समिति की बैठक अमावस्या के दिन होती है। और यदि बाई चांस अमावस्या के दिन अवकाश हो जावे ना, तो साथियों इसके बाद में जो कार्य दिवस होगा उसको इसकी बैठक होगी। और एसएमसी में काम करने वालों के आपस में झगड़ा हो जावे ना, तो साथियों ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रेफर करेगा जिला शिक्षा अधिकारी को, फिर वो जो अंतिम फैसला देगा ना वही मान्य होगा। धारा 22 में पढ़ा वार्षिक योजना जो कि 3 वर्ष की होती है। धारा 23 में पढ़ा एक शिक्षक की योग्यता और अयोग्यता। धारा 24 में पढ़ा कि टीचर जो होता है, मास्टर जो होता है, उसके कर्तव्य या कोई समस्या आ रही है ना, तो उनको दूर करने की बात। धारा 25 में पढ़ा छात्र और शिक्षक का अनुपात। छात्रों की संख्या के आधार पर प्राथमिक स्तर के लिए पढ़ा कि 30 पर 1 मास्टर होगा, 60 पर 2 होंगे, 90 पर 3 होगा, 120 पर 4 होगा, 150 पर 5 होगा, और 150 से ऊपर साथियों 5 तो टीचर और 1 हेड मास्टर होगा, जो कि 2nd ग्रेड का होगा और जिसकी नियुक्ति शिक्षण के लिए नहीं होगी। और 200 से अधिक संख्या होने पर छात्र और शिक्षक का अनुपात 40:1 का होगा। इसके बाद में इस विद्यालय स्तर के आधार पर बात करें ना, तो प्राथमिक स्तर के लिए यह अनुपात साथियों 1:30 होगा।
ढंग से सुन लेना, कक्षा 1 से 5 तक का पूछे ना तो 1:30 आवेगा और कक्षा 6 से 8 तक का उच्च प्राथमिक का पूछे ना तो 1:35 आवेगा और आदर्श अनुपात पूछे ना तो 1:25 आवेगा। इसके अलावा कुछ भी पूछे ना तो 1:40 आवेगा। कि भैया कुछ भी का मतलब क्या होता है? अरे यदि प्रारंभिक शिक्षा के लिए पूछे तो 1:40, यदि वो SS1 के अनुसार पूछे तो 1:40, वो रमसा के अकॉर्डिंग पूछे तो 1:40। साथियों, इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा धारा 26 जिसको आज पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ा था धारा 27 कि 27 में कितना जोड़े कि 30 आ जावे, तो भैया 3 जोड़े। तो साथियों, धारा 27 में यही है कि एक जो टीचर होता है ना उसकी आप केवल 3 जगह ड्यूटी लगा सकते हो। और चूंकि मास्टर तो क्या होता है, बालकों की जान होती है, इसलिए साथियों जान से याद किया था कि 3 जगह कौन कौन सी? जे फॉर साथियों जनगणना, ए फॉर आपदा, एन फॉर निर्वाचन। इन 3 जगह ही मास्टर की ड्यूटी लगा सकते हो। भैया धारा 28 भी याद करवाओ। धारा 28 में हम लोगों ने पढ़ा था कि 28 में कितना जोड़े कि 30 आ जावे, कि भैया 2। तो याद रखना, एक मास्टर की 2 जगह ड्यूटी नहीं लगा सकते, या यूं कहें कि एक मास्टर एक साथ 2 काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो कि उन कोचिंगों की तरह सरकारी मास्टर स्कूल में भी पढ़ा रहा है और ट्यूशन भी पढ़ा रहा है। मतलब धारा 28 में साथियों ट्यूशन की बात को नकारा गया है कि मास्टर यदि ट्यूशन पढ़ाएगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। साथियों, धारा 29 में कितना जोड़े कि 30 आ जावे? 1। तो साथियों धारा 29 को हमने याद किया था कि धारा 29 में एक तो पाठ्यक्रम की बात की गई है और साथ में मूल्यांकन प्रक्रिया की बात की गई है। और मूल्यांकन कैसा हो कि भैया सतत और व्यापक मूल्यांकन हो। इसके बाद में साथियों धारा 30 की बात की कि 30 में कितना जोड़े कि 30 आ जावे, कि भैया 0। तो साथियों धारा 30 में यही है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक 0 बोर्ड की परीक्षा होगी, मतलब एक भी बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। किसी भाई ने कमेंट कर रखा था कि भैया लेकिन बोर्ड की परीक्षा तो होती है, तो साथियों राजस्थान की नियमावली में होती है। RT एक्ट की धारा 30 के अकॉर्डिंग 1 से 8वीं तक एक भी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। और धारा 30 में एक बात और थी कि लास्ट में समापन प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा जिस पर सलाह प्रदान के क्या होंगे? हस्ताक्षर होंगे। एक बार यस लिखकर कमेंट कर दो। ये थी साथियों कल की क्लास जिसका हमने केवल 2 मिनट में रिवीजन किया। साथियों, जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ रही है ना, आप लोगों की संख्या कम हो रही है। पता है इसका रीजन क्या है? कि हमें लगता है RT एक्ट याद है। आज का मैटर देखना और खुद से पूछना क्या इस सीक्वेंस में याद है। जो पूरी क्लास देखेगा ना उसको साथियों शैक्षिक परिदृश्य में याद करवा दूंगा। कैसे, वो देखना। हर टीचर का अलग अलग नियम होता है याद करवाने का। कोई किसी चीज को कहां पर बतावेगा, कोई कहां पर बतावेगा, लेकिन जो पूरी क्लास देखेगा ना, एक बार 4 क्लास देख ली, अब साथियों मेरे चैनल पर 2-2 मिनट का रिवीजन मिलेगा। अब जब कभी दिक्कत हो ना, RT एक्ट का 5 से 10 मिनट में कंप्लीट रिवीजन हो गया, खत्म। 4 नंबर लेकर बैठ गए। और जो क्लास नहीं देखेगा ना तो साथियों मेरे से आत्मीयता का संबंध नहीं बन पाएगा, मेरे से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। फिर उसको कहीं ना कहीं लगेगा कि कभी तो 27 को कैसे याद करवा रहे हो, कभी 28 को कैसे याद करवा रहे हो। इस RT एक्ट को चालू करने का मेरा एक ही उद्देश्य था। इसके माध्यम से साथियों मैं शैक्षिक परिदृश्य में एंट्री करवाऊंगा। साथियों ये थी कल की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले साथियों एक बात मैं आप लोगों को बता दूं। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम साथियों ये कंप्लीट हो गया था। लेकिन साथियों जो इसकी डेट है ना, आप उस 26 जनवरी 2008 की जगह इसकी डेट करें 15 अगस्त 1995। कल हमारे टाइपिस्ट की मैरिज एनिवर्सरी थी साथियों। मैट्रिक क्रॉस चेक नहीं हो पाया। और साथियों जो ये पर्सन 4 बार आया हुआ है जिसकी हम लास्ट में चर्चा करेंगे, अभी केवल राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम साथियों जो मिड डे मील होता है ना वो यही है। जो स्कूल में आप जिसको बोलते हो ना रेस्ट हो गई, इंटरवेल हो गई, उसमें जो खाना मिलता है ना वो यही है। बिल्कुल मनीष जी, चौथी क्लास है, इससे पहले तीनों क्लास देखोगे। हाँ, जो क्लास देखेगा ना उसको याद नहीं होगा तो पर्सनल नंबर दे रखे हैं। उसके लिए तो साथियों एक एक शब्द की व्याख्या होगी जो पूरी क्लास देखेगा। साथियों एक बार सभी 15 अगस्त 1995 लिखकर कमेंट करें। इंपोर्टेंट पर्सन है, 4 बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम कब हुआ था? 15 अगस्त 1995 को। इस बात का ध्यान रखना साथियों।
अब हमारी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि भैया 26 जनवरी तो आपने याद करवा दी, 26 जनवरी 2008 की डेट याद करवा दी, इसका क्या करें? ये तो हमारे दिमाग में बैठी हुई है। तो साथियों इसको आप मेरे पास भेज दो, मैं पता दे रहा हूं। राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 में। हाँ, एक बात ये हो गई कि आपको थोड़ा मीटर ज्यादा याद हो गया कि एक डेट साथियों आपने याद कर ली, लेकिन 26 जनवरी 2008 जिसको भी याद हुआ है ना, उसके लिए मैं एड्रेस दे रहा हूं, मेरे पास लौटा दो। याद रखना, पता से याद रखना, प्रतापगढ़। जो आप नवीनतम जिला 33वां जिला पढ़ते हो ना, उस प्रतापगढ़ का गठन हुआ था 26 जनवरी 2008 को। तो जो कल आप लोगों ने डेट याद की थी ना, उसको अपडेट कर लेना। वो वाली डेट कौन सी वाली? जिसको भैया ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम में बदलवाया था, उस डेट को क्या हुआ था? प्रतापगढ़ का गठन हुआ था। फिर उसकी जगह क्या होगा? 15 अगस्त 1995। एक बार और कम्युनिटी में डाल दूंगा, एक बार वहां से और कंफर्म कर लेना, याद रहना चाहिए। जो क्लास में आया है ना, उसको मुंह जुबान पर याद होना चाहिए कि राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम 15 अगस्त 1995। फिर भैया 26 जनवरी 2008 को क्या हुआ था? अरे इसको तो इस पते पर भेज दो कि प्रतापगढ़ का गठन हुआ था 26 जनवरी 2008 को। ये थी साथियों लास्ट क्लास कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। साथियों धारा 17 तक का मैटर हो गया था, धारा 18 का मैटर याद रखना। साथियों आज पढ़ेंगे धारा 18, 19 और 20 को भैया याद करवाओ। साथियों जो सरकार होती है ना, जहां कहीं भी सरकार बोलू ना तो याद रखना समुचित सरकार की बात चल रही है, केंद्र की भी और राज्य की भी। साथियों सरकार क्या करती है? कुछ मानक तय करती है। भैया मानक का क्या मतलब हुआ? जैसे सुनो, आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, तो सरकार ने शादियों के लिए भी मानक फिक्स कर रखे हैं। जैसे कि यदि कोई लड़की 18 साल की है ना, तो साथियों कानून के द्वारा उसकी शादी वैलिड है, उस पर बाल विवाह का केस नहीं लगेगा। सुनो ना एक बात, धारा 18 को ऐसे याद रखना है कि सरकार ने मानक बना रखा है कि शादी होती है और लड़के की उम्र 18 साल है ना, तो साथियों वो शादी में सरकार कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ऐसे ही साथियों सरकार ने मानक बना रखे हैं किसके लिए? विद्यालय के लिए। अब साथियों कोई विद्यालय संगठन है और वो विद्यालय संगठन, सुनो ना साथियों, कोई विद्यालय संगठन है और वो विद्यालय संगठन यदि इन मानकों को मानता है, यदि कोई विद्यालय संगठन है और विद्यालय संगठन सरकार के द्वारा बनाए गए मानकों को मानता है ना, तो साथियों उसको स्कूल की मान्यता मिल जाएगी। कैसे याद करोगे? सरकार ने मानक बना रखे हैं शादी के लिए कि लड़के की उम्र 18 साल है ना, तो बेफिक्र होकर, कोई टेंशन नहीं, कानूनी कोई कार्रवाई नहीं होगी, बाल विवाह का कोई एक्ट, कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसी प्रकार सरकार ने मानक बना रखे हैं कि साथियों विद्यालय के लिए जो मानक बना रखे हैं, यदि विद्यालय संगठन इनको मानता है तो साथियों इसको क्या मिल जाएगी? स्कूल चलाने की मान्यता मिल जाएगी। ये बात लिखी हुई है धारा 18 में। कैसे याद रखोगे? 18 को याद रखना है सीधा सा शादी की उम्र से, किस शादी के लिए मानक है, उसी प्रकार विद्यालय के लिए मानक है। यदि शादी के मानक को मानते हो तो सरकार कुछ नहीं करेगी। उसी प्रकार यदि सरकार के द्वारा बनाए गए मानकों को कोई विद्यालय मानता है ना, तो आपको मान्यता मिल जाएगी 18 में। बिल्कुल 18 तो ऐसे याद रखना, 18 तो ऐसे याद रखना। और 19 में याद रखना, यदि सरकार मानक को बदलती है और विद्यालय संगठन उस मानक को नहीं मानता, तो उस विद्यालय संगठन की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। कैसे? उसी प्रकार जैसे यदि सरकार कोई मानक है शादी का और यदि लड़के की उम्र 21 साल कर देती है और आप 18-19 साल में लड़के की शादी कर देते हो ना, तो वही एक्ट लगेगा कि ये बाल विवाह है। याद रखना धारा 18 में तो ये है कि यदि मानकों को मानते हो तो मान्यता मिल जाएगी। और साथियों धारा 19 में यह है कि यदि सरकार मानकों में कोई बदलाव करती है ना और आप उसको नहीं मानोगे तो आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। पोषण कार्यक्रम धारा में नहीं है साथियों, ये एक्स्ट्रा है। रिया जी पोषण कार्यक्रम कोई धारा में नहीं है, लास्ट में बात करूंगा। तो धारा 19 में क्या है कि यदि आप नहीं मानोगे ना तो साथियों मान्यता रद्द कर दी जाएगी। और धारा 20 में याद रखना कि ये जो परिवर्तन की बात कर रहा हूं ना, ये अधिकार किसको है? समुचित सरकार को है।
कल आप आके ये नहीं बोल दो कोई अधिकारी आ गया शादी में और पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए शादी में आकर ये बोल दे कि लड़की कितनी साल की है, कि 18 साल की, तो भैया 20 साल की होनी चाहिए, मैं तो 20 साल की मानूंगा, अधिकारी की बात नहीं चलेगी। यदि कोई मानक बने हुए ना तो समुचित सरकार की बात चलेगी। तो साथियों, विद्यालय में भी परिवर्तन जो कर सकता है ना, वो परिवर्तन कौन करेगा? समुचित सरकार। ये अधिकार कौन सी धारा देती है? धारा 20। ना जी ना, बिल्कुल छोटी जी, मजाक उड़ा रहे हो। बताइए, 18, 19, 20 याद हो गई। 18 में साथियों ये है कि मानकों को मानते हो तो मान्यता मिल जाएगी, और 19 में ये है कि यदि मानकों में परिवर्तन करते हैं और आप नहीं मानोगे तो आपकी मान्यता रद्द हो जाएगी। और धारा 20 में है कि ये जो परिवर्तन की बात कर रहा हूं ना, ये परिवर्तन करने का अधिकार केवल और केवल समुचित सरकार को है। इसी बात को थोड़ा ढंग से देख लेते हैं कि भैया बताओ सुनो, धारा 18 में है कि कोई भी विद्यालय संगठन सरकार द्वारा तय मानकों को पूरा करता है ना, तो उसे विद्यालय संचालन की अनुमति दी जाएगी। वही बात तो है जो भैया ने बताई है। धारा 19 सुनो, अरे कोई विद्यालय संगठन समुचित सरकार के परिवर्तन जो मानक होंगे ना, यदि उनको पूरा नहीं करता है तो उसकी मान्यता क्या कर दी जाएगी? रद्द कर दी जाएगी। वही तो बात है। और सुन लियो, धारा 20 में देखो कि प्रावधान किया गया है कि जो समुचित सरकार है ना, उसी को यह अधिकार प्राप्त है कि जो विद्यालय स्थापना के लिए जो मानक बनाए गए हैं ना, उन मानकों में परिवर्तन कर सकती है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो कोई भी अधिकारी स्कूल में चला जाता कि भैया स्कूल में ऐसा होना चाहिए, कि किसने कहा कि मैं बोल रहा हूं, तो उनकी बात नहीं चलेगी। केवल समुचित सरकार के द्वारा जो मानक होंगे ना, वही वैलिड होंगे। साथियों, धारा 18 याद हो गई, 19 याद हो गई, 20 याद हो गई। लास्ट में पूरी धारा को एक साथ याद कर लेंगे। साथियों, एक धारा रह गई थी रे, धारा 26। तनिक बता दो 27 को कैसे याद किया था कि भैया 27 में कितना जोड़े कि 30 आ जावे, ये ट्रिक थी। 28 को कैसे याद किया था कि भैया 28 में कितना जोड़े कि 30 आ जावे, और 29 को कैसे याद किया था कि भैया 29 में कितना जोड़े कि 30 आ जावे, और धारा 30 को कैसे याद किया था कि भैया धारा 30 में कितना जोड़े कि 30 आ जावे। अरे ऐसे ही तो याद किया था, तो 26 को भी ऐसे ही याद कर लो कि भैया बताओ कि 26 में कितना जोड़े कि 30 आ जावे। मैं चाहूंगा कमेंट करे, आप बोलोगे कि भैया 4 जोड़ दो तब 30 आ जाएगा, लेकिन 26 में एक लोचा है, एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सुनना। साथियों, 26 में जैसे ही 4 जोड़ा ना, तो साथियों इस बार इसी को जोड़ना है, और 6 4 कितने होते हैं? 10। तो साथियों, धारा 26 कहती है कि एक स्कूल में 10% से ज्यादा आप मास्टरों की सीटों को खाली नहीं रख सकते। अरे इसी के पीछे तो रीट का आंदोलन कर रहे थे। आपको पता है कि 50,000 पदों की मांग क्यों कर रहे थे? इस धारा के पीछे, क्योंकि हमें पता था कि धारा 26 में यह लिखा हुआ है कि 10% से ज्यादा सीटें खाली नहीं रख सकते, और वर्तमान में राजस्थान में सीटें ज्यादा थी, तभी तो 46,500 पोस्ट आपके सामने आई है। साथियों, नाची ना, अच्छा लगा भैया। हाँ रमेश सुमन जी, पूरी क्लास लोगे ना तो मजा आएगा। शैक्षिक परिदृश्य से आप कोचिंगों में, आज मैं साथियों सिटी गया था, मैं कोचिंगों की फीस देखकर मेरे को ऐसी आती है 20,000 25,000, और आप चाहो ना हमारे ग्रुप में ऐड होकर साथ में मिलकर पढ़ेंगे। अरे आपको लगता है आप मैट्रिक दो, साथ में मिलकर पढ़ेंगे। आरटी एक्ट को मैं करवा रहा हूं, आप 12 किताब से, आपको यकीनन विश्वास नहीं होगा। आपके पास मार्केट में जो बुक है, कोई सा ही मॉडल पेपर लिया ना, 1% बाहर नहीं जाएगा। उसका रीजन पता है? अरे भैया 12 किताबों को पढ़ा है। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, उस टीचर की क्लास, उस टीचर की किताब भी और उसका मैटर भी इंक्लूड है। साथियों, आपको पता है मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, लेकिन साथियों किताबें 12 पढ़ी है, 12 किताबों का सार है। अब या तो आप 12 किताबें पढ़ लो या डायरेक्ट पका पकाया मैटर ले लो। अभी तो देखना, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, आपको लगेगा कि हमें तो समझ में ही आ जाए, ये टॉपिक तो पढ़ा हुआ था। फिर भी मैंने 4 क्लास में इसको पूरा करवा रहा हूं, ताकि ढंग से नई बातें दिमाग में पहुंच जाए। और याद करना तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर भैया खड़े हैं ना, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो,
सीधी सी बात है, अगर याद होगा तो भाई आगे बढ़ेंगे, वरना उसी चीज को पढ़ेंगे। बिल्कुल पीडीएफ की बात है ना, मैं कल ही डाल दूंगा। संडे हो गया साथियों, हमारे पास टाइपिस्ट कम थे, आज ही हमने टाइपिस्ट लगवा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैटर को अपडेट भी हो जाएगा, कोई गलत टाइप, यदि कोई गलत टाइपिंग होती है जैसे कल हो गई थी ना, तो अब क्रॉस चेक भी करने लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सुन लियो, और सुन लियो, 26वीं पूरी हो गई। अब एक बार देख लो साथियों, इसके बाद में धारा 31 सुनो। धारा 31 कहती है कि यदि जो आपको बालकों को जो अधिकार मिले हुए हैं ना, उन बालकों के अधिकार में यदि आप हनन करते हो ना, तो साथियों उसकी शिकायत को एक्सेप्ट किया जाएगा धारा 31 के तहत। याद रखना भैया, 2-3 चीजें और बता दो फिर हमारा एक्ट पूरा हो जाएगा। धारा 31 कहती है कि जो बालकों का अधिकार है ना, यदि उसका हनन करते हो, उसका हनन होता है ना, तो साथियों उसकी जो शिकायत है ना, उस शिकायत को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा धारा 31 के तहत। और याद रखना धारा 32 साथियों, इन धाराओं को 30 तक तो मैंने याद करवा दी, इन धाराओं को सुनना है, एक बार बिंब बन गया स्वतः ही याद हो जाएगा। शेयर करो भैया, शेयर करोगे तो मजा आएगा। यदि 400-500 लाई होते ना, तो साथियों ये 10 बजे वाली क्लास कहीं ना कहीं राजस्थान में गूंजती। लेकिन कोई ना, जो भाई देखेगा पीडीएफ डाल दूंगा। रीट फेलियर मेरे भाई मैं डाल दूंगा, आप डालना है, लोग वीडियो नहीं देखेंगे, कोई बात नहीं है। रीट फेलियर मेरे भाई, यदि पीडीएफ चाहिए तो क्लास होने के बाद में डालूंगा। अब ये कहो कि मैं पीडीएफ बनाऊं और पहले आपको डालूं, साहब इतना भी नहीं होगा। पहले क्लास होगी, क्लास के बाद में पीडीएफ हो जाएगी। आपको वीडियो नहीं देखना, आप अपनी सेल्फ स्टडी करें। सुनना, 31 हो गई और 32 में क्या होगा भैया, आपने शिकायत तो कर दी। अरे आजकल मंत्री जी क्या करते हैं, आप कोई भी मांग लेके जाओ, सीधा लेटर लिख देंगे कि भैया आपकी जो शिकायत थी ना, या आप जो कुछ लेके आए हो उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद में क्या, कुछ नहीं होता। लेकिन हमारी आरटी एक्ट देखो, धारा 31 के तहत तो साथियों उस शिकायत को एक्सेप्ट करेंगे, और धारा 32 के तहत साथियों उसको उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। अरे सोचना, उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का मतलब समझ रहे हो कि साथियों आपने जो शिकायत की है ना, उस शिकायत का सत्यापन कि वास्तव में वो बात सही है या नहीं है, और उसका निरीक्षण होगा। 31 में बालकों का अधिकारों का हनन करते हो ना, तो उसकी शिकायत को हम लेंगे 31 में, और 32 में उसका सत्यापन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, और हाईकमान उच्च अधिकारियों को देंगे। ये थी धारा साथियों, एक बार इसको भी देख लो। 32 देख लो कि धारा 31 के तहत प्राप्त जो शिकायत पत्र होगा ना, उस शिकायत पत्र का क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे और निरीक्षण करेंगे। उसके बाद में उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा ताकि सत्यापन और निरीक्षण हो जाए। साथियों इसके अलावा और 2 धारा सुन लो, और सुन लियो, और सुन लियो। धारा 33 सुन लियो, और धारा 34 सुन लियो। धारा 33 कहती है केंद्रीय सलाहकार परिषद, केंद्रीय सलाहकार परिषद। 2 चीज याद रखना, 33 कहती है कि केंद्र सलाहकार परिषद, और 34 कहती है साथियों राज्य सलाहकार परिषद। खत्म, इतना याद रखना है, कोई झंझट नहीं। 31 में बालकों के अधिकारों का हनन होगा ना, बालकों के अधिकारों का हनन होगा, तो उस हनन के क्या करेंगे, शिकायत को एक्सेप्ट करेंगे, और 32 के तहत क्या करेंगे, उसकी सत्यापन और निरीक्षण करके साथियों उसको उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। और 33 और 34 खत्म। 33 को तो केंद्रीय सलाहकार परिषद और 34 को राज्य सलाहकार परिषद। और सुन लियो, और सुन लियो। धारा 35 बताओ भैया, इतना तो हमें आता था। धारा 35 बताइए साथियों। 35 को लिखो 3 और 5। और गांव वालों सुन लेना, गांव में से बोलते हैं कुछ ज्यादा बोलता है तो कि क्यों 3-5 कर रहे हो। सुनना, यदि कोई अधिकार
यदि कोई अधिकारी किसी बात को बोलता है कि आरटी एक्ट को भैया लागू करो, और साथियों सामने वाला यदि ज्यादा बोले, उसको लागू करने के लिए नहीं माने, मतलब ज्यादा 3-5 करे ना, तो उसको एक बात बोल देना कि भैया 3-5 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साथियों जो अधिकारी होते हैं ना, उन अधिकारियों को ये अधिकार है कि आरटी एक्ट को लागू करने के लिए वो क्या दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं धारा 35 के द्वारा। सुना हो तो सुन लियो, धारा 35 के द्वारा अधिकारियों को अधिकार प्राप्त है कि भैया ये जो आरटी एक्ट है ना उसको लागू करो। आरटी एक्ट को लागू करने के लिए जो निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है अधिकारियों को धारा 35 के द्वारा। कैसे याद रखोगे, यदि कोई 3-5 करे ना तो उसको पहले ही बोल देना कि भैया अधिकारियों को अधिकार है धारा 35 के द्वारा। धारा 35 क्लियर हो गई। एक बार इसको भी देख लो भैया, दिखा दो, हम तो नहीं मानेंगे, लिखा हुआ दिखाओ तो देख लो साथियों। धारा 34 में तो 35 की बात चली ना, 35 सुनो, धारा 35 सुनिए। बताया गया है कि अधिकारियों को लागू करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश देने का क्या है, पूरा अधिकार है। साथियों धारा 36 सुनो, बिल्कुल साथियों धारा 36 सुनो। अब यदि कोई कर्मचारी, साथियों कोई कर्मचारी किसी प्रकार का गलत व्यवहार करता है ना, तो उसके संबंध में शिकायत दर्ज की जाएगी। सोचो साथियों 36 में क्या गया, शिक्षा गया ना, तो सुन लेना जहां भी इच्छा गया। यदि आप लोगों ने सपना देख रखा है शिक्षा लगाने का, लेकिन यदि आप भी नहीं पढ़ोगे ना तो साथियों आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। उसी प्रकार 36 में याद रखना, ऐसे नहीं है कि आरटी एक्ट में कर्मचारियों के मजे है ना जी ना। यदि कर्मचारी किसी प्रकार का गलत व्यवहार करता है ना तो साथियों उसके संबंध में भी शिकायत दर्ज की जाएगी, याद रखना। धारा 37 क्या है, ऐसा नहीं है कि शिकायत दर्ज कर ली और फिर आप जानकारी से काम करवा रहे हो, ना जी ना। उसकी सद्भाव और उसकी निष्पक्षता के साथ जांच भी करवाई जाएगी, ये कहता है साथियों हमारी धारा 37। धारा 36 कहती है कि यदि कोई कर्मचारी गलत व्यवहार करता है ना तो उसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई जाएगी और 37 के तहत उसकी निष्पक्ष जांच होगी। कैसे, 31 और 32 को कैसे याद किया था, 31 में बालकों के हनन की शिकायत दर्ज करेंगे और 32 में उसकी जांच करेंगे। उसी 35 में तो अधिकारियों वाली बात हो गई। 36 में कर्मचारियों की यदि गलत व्यवहार करेगा ना तो उसकी शिकायत करेंगे और 37 में जांच करेंगे। और साथियों धारा 38 तो आप लोगों को ढंग से पता है कि धारा 38 का प्रयोग करते हुए तो हम लोगों ने राजस्थान में आरटी एक्ट के लिए नियमावली बनाई थी। कब, 29 मार्च 2011 को, जिसके तहत 29 तो नियम थे और 10 अध्याय थे, जिसको 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया। हाँ साथियों, समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति किसमें है, धारा 38 में है। साथियों समय खराब नहीं करूंगा, ये साथियों धारा 38 हमारी समाप्त होती है। एक बार आप लोग यस लिखकर कमेंट कर दीजिए। इसके बाद में केवल एक बात रह गई, अनुसूची वाली, और अनुसूची में केवल 3 बातें याद रखनी है। एक तो साथियों बात करनी है प्राथमिक स्तर कि जो 1 से 5 तक होगा ना, तो साथियों एक मास्टर को 200 दिन तो कार्य दिवस याद रखना कि कितने दिन काम करना पड़ेगा भैया, 200 दिन। इसको भी ट्रिक से याद करेंगे, 200 दिन। और साथियों जो शिक्षण घंटे होंगे ना वो भी याद रखना। यहां से भी एक पर्सन वो खतन में पूछ लेता है कि भैया अनुसूची की कहानी बताओ, तो 3 ही बातें याद रखनी है। प्राथमिक के लिए एक मास्टर को 200 दिन तो कार्य दिवस करने पड़ेंगे और साथियों शिक्षण घंटे होंगे उसके 800। और उच्च प्राथमिक के लिए सुनो ना, उच्च प्राथमिक के लिए साथियों 220 तो कार्य दिवस होंगे और शिक्षण के घंटे होंगे 1000। ऐसे याद रखना, 200 और 800
और 220 और 1000। और साथियों जो शिक्षक होगा ना, इस बात को ढंग से सुनना कि ये कोई मास्टर है। साथियों यदि ये कोई मास्टर है ना, तो इसको साथियों एक सप्ताह में 45 घंटे मिलेंगे। 45 घंटे में उसकी तैयारी भी शामिल है। कितनी बार पूछा है ये प्रश्न, कभी बोलता है कि तैयारी शामिल है और कभी बोलता है तैयारी शामिल नहीं है। लेकिन आप लोग आज याद रख लेना, इन 45 घंटों में तैयारी भी शामिल है कि एक मास्टर को प्रति सप्ताह 45 घंटे का समय मिलेगा शिक्षण कार्य के लिए। उसमें उसके लिए साथियों खुद की जो तैयारी है ना, वो भी शामिल है। ये साथियों आरटी एक्ट एक बार आप लोगों का समाप्त होता है। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो वो खतन बनाकर हम लोगों को क्या बनाएगा, गुरुजी, बावड़ा। साथियों ये शब्द राजस्थानी भाषा में बोलते हैं। वो एग्जामिनर अधीनस्थ बोर्ड वाला पेपर बनाने वाला ऐसे ऑप्शन देगा और हमें बावड़ा बनाएगा। बिल्कुल बीएल मीना जी मिड डे मील 15 अगस्त 1995 में करवा दिया है। और जो 26 जनवरी 2008 को आप लोगों ने याद किया था ना, उसको ट्रांसफर करके प्रतापगढ़ जिले में शिफ्ट कर लो। साथियों इसके बाद में और मोटी मोटी बात सुनो। अब क्या होता है साथियों, एक योजना तो आपको याद होगी, राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम 15 अगस्त 1995। और याद करो, मैं चाहूंगा कि कमेंट करे कि ओबीबी लिखकर कमेंट करे साथियों। अब हम पढ़ेंगे ओबीबी। यहां पर लगा लेना नोट, इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा, लिखना नहीं है, केवल याद करना है। भैया ये क्या हो गया, पहली बार पढ़ रहे आरटी एक्ट में कि ओबीबी भी है। पूछेगा रे, जब शैक्षिक परिदृश्य पढ़ोगे ना, तो शैक्षिक परिदृश्य और आरटी एक्ट के बीच में आता है। आरटी एक्ट और शैक्षिक परिदृश्य के बीच में आता है। एक बार क्लास पर फोकस करो, एक बार क्लास पर फोकस करो और कमेंट करो ओबीबी लिखकर कि ये क्या माता पोड़ी है। ओबीबी बोले तो छोटी जी अभी देखना, ओबीबी बोले तो क्या होगा, सुनना। इसका पूरा नाम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। भैया ये क्या पढ़ा रहे हो साथियों, योजना है, कार्यक्रम है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसके तहत क्या होता है भैया, शुरुआत कब हुई, सुनना पहले। ओबीबी लिखकर कमेंट कर रहे हो ना, सुनना। एक चीज बताओ साथियों, बीबी कब मिलती है, बीबी मिलती है भैया जब 7 फेरे लेते हैं। अब ये मत बोलो ना कि 7 फेरे तो होते नहीं है, हमने बाबूजी वाली कहानी पढ़ी है, सुनने में तो 7 ही आते हैं। तो याद रखना साथियों, जो ये ओबीबी है ना, इसकी शुरुआत कब हुई, ओबीबी की शुरुआत कब हुई। ओबीबी बोले तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी शुरुआत कब हुई। याद रखना कि जो बीबी मिलती है ना साथियों, 7 फेरों से मिलती है। 7 फेरे बोलो, या यूं कहे भैया 7 दिन। अरे एक वीक में 7 दिन होते हैं ना, तो जब 7 दिन दिन रात पढ़ते हैं ना, तब जाके बीबी मिलती है। कब, जब नौकरी लगोगे तभी बीबी मिलेगी। तो याद रखना कि ओबीबी की जो शुरुआत हुई है ना, वो 7 से याद रखना भैया, 7, 8 और 9। वापिस देखना कि बीबी ओबीबी की शुरुआत कब हुई, कि 7 फेरे लेंगे तो ही तो बीबी मिलेगी। तो 7, 8 और 9 एक लिख देना साथियों कि 1987 में क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी किसकी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। नहीं छोटी जी, गाड़ी से कुछ नहीं होता। अरे गाड़ी और लाडी का तो संबंध होता है, जो कभी फ्री होंगे ना क्लास में तब बात करेंगे। अभी टॉपिक के ऊपर बात करो। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो शुरुआत हुई थी ना, वो कब हुई थी, 1987 में। साथियों कम्युनिटी में भी प्रश्न डाला था, अरे इधर उधर घूमने वाले तो पीछे रह जाएंगे। और साथियों ये भी हमें याद हो गया कि बीबी मिलती है 7 फेरे से, तो 7, 8 और 9 हल्का सा बिंब बनाया। जब कभी सामने प्रश्न आएगा ना तो खत्म, जैसे ही प्रश्न आया खत्म साथियों, बिना कहीं याद हो जाएगा भैया इसकी शुरुआत किसके बलबूते पर हुई थी, या यूं कहे कब हुई थी। तो साथियों इस 7 से याद रखना, कभी कभी खतनमर पूछता है
कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में ये वो बातें हैं जो आरटी एक्ट और शैक्षिक परिदृश्य के बीच में आती है। और अधीनस्थ बोर्ड तो पूछेगा, सुन लो और सुन लो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरुआत कब हुई? 1987 में। या यूं कहें कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में। याद तो कुछ करना ही नहीं है कि बीबी कब मिलेगी, जब 7 फेरे होंगे। तो इससे तो शुरुआत याद हो गई, और 7 से याद हो गया कि 7वीं पंचवर्षीय योजना। और सुनो साथियों, इसकी जो शुरुआत हुई थी ना, वो 1986 जो शिक्षा नीति थी ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इस नीति के ये देखो क्या लिख दिया तहत। साथियों, एक भाई मेरे से कमेंट में माथापोड़ी कर रहा था कि भैया ये ओबीबी है ना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसकी शुरुआत तो 1986 में हुई थी। यदि वो भाई देख रहा हो ना, तो मैं बता दूं, सुन ले मेरे भाई, ओबीबी की इसके तहत शुरुआत हुई थी। किसके? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कौन सी वाली? 1986 वाली। लेकिन शुरुआत तो साथियों 1987 में हुई थी, या यूं कहे 7वीं पंचवर्षीय योजना में। भैया इतना बता रहे हो, ये है क्या? ये तो बताओ। तो ये भी सुन लो, इसके बारे में ये भी सुन लो कि ये क्या है। तो साथियों, सबसे पहले तो याद रखना कि ये प्राथमिक स्तर के लिए है, प्राथमिक शिक्षा के लिए है। और प्राथमिक शिक्षा के लिए ये है कि साथियों, जो न्यूनतम शिक्षण सामग्री होती है ना, न्यूनतम शिक्षण सामग्री, साथियों इसका प्रमुख उद्देश्य पूछेगा। अरे वो पूछेगा ओबीबी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य बताओ। तो आज गांठ बांध लेना, आप मास्टर बन गए और क्लास में जैसे ही एंट्री करते हो ना, तो आपको सबसे सामने क्या मिलती है? कुर्सी मिलती है। आपने कभी सोचा है इस कुर्सी के पैसे कहां से आए? सरकार यदि स्कूलों में कुर्सियां बेचती है, कहां से? अरे स्कूल की जब छुट्टी होती है ना, तो आप घंटी बजाते हो, तो विद्यालय की घंटी कहां से आई? आप बोलते हो बोर्ड के ऊपर, साथियों चौक से लिखते हो, वो चौक कहां से आया? अरे बालक रेस्ट में खेलते हैं, वो फुटबॉल, वो सामग्री, वो खिलौने कहां से आए? कभी सोचा है एक मास्टर जब क्लास में जाता है ना, तो बालकों को ग्लोब दिखाता है, मानचित्र दिखाता है, चार्ट दिखाता है, कहां से आए? यही है साथियों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बदौलत ही साथियों सामग्री मिलती है। अरे न्यूनतम शिक्षण सामग्री मिलती है। कौन सी कक्षा में? प्राथमिक शिक्षा में। याद रखना, जो साथियों ब्लैक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कार्यक्रम था ना, स्टार्टिंग में प्राथमिक शिक्षा के लिए था। बार बार बोल रहा हूं, ऐसा नहीं हो अधीनस्थ बोर्ड खतन बनावे और साथियों इधर हमारा खतन हो जावे। वो मंगता कितने ही परसेंट है साथियों? अस्ते अस्ते परसेंट करना है, अस्ते अस्ते खतन करना है। और याद रहना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा के लिए न्यूनतम शिक्षण सामग्री के लिए बनाई गई थी। इसकी विशेषताएं और सुन लो, और इंपोर्टेंट लगा देना साथियों, इसकी विशेषताएं सुनो कि ये ओबीबी की विशेषताएं क्या है। आजकल की जो बीवियां होती है वो क्या बोलती है? सुनो, ओबीबी की विशेषताएं सुनना। ये कहता है साथियों, 2 कमरे हो। यही तो बोलती है बीवियां कि ये तो एक पर्सनल मेरा कमरा हो, और एक बार में जाए, रिश्तेदार जो आए उसको अलग ही बैठा हो। तो साथियों ओबीबी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी योजना यही बोलता है कि 2 कमरे हो, और साथियों 2 ही क्या हो? शिक्षक हो। और 2 शिक्षक में साथियों 1 शिक्षक क्या हो? महिला हो। ऐसे याद कर लेना। आजकल की बीवियां यही बोलती है कि 2 कमरे हो, 1 कमरा तो मेरे को चाहिए, 1 कमरे में तो कुछ भी कर, मेरा तो पर्सनल रूम चाहिए। ऐसे याद कर लेना रे कि इसकी विशेषताओं में साथियों 2 कमरे हो और 2 शिक्षक हो, उनमें से 1 क्या हो? महिला शिक्षक हो। और सुन लियो साथियों, जो शौचालय होता है ना, क्योंकि विद्यालय की बात कर रहे हैं, तो शौचालय भी साथियों 2 हो। अरे मेल के लिए तो अलग हो और फीमेल के लिए अलग हो। और छोटी मोटी बातें हैं कि खुला वातावरण हो, अच्छी हवा हो, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। याद हो गया? इसको और लिख लेना, नोट्स में मैं ढंग से दे दूंगा लिखा हुआ। आपको जो बोल रहा हूं ना पूरा लिखा हुआ है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड
इतना मैटर याद हो गया कि 2 कमरे हो 2 शिक्षक हो। मैं चाहूंगा 2 लिख कर कमेंट कर दे। आप इतने दिन से देख रहे थे ना कि भैया 2 क्या होता है। 2 ये होता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम में 2 कमरे और 2 शिक्षक, उनमें से भी एक शिक्षक क्या हो, महिला हो। अब तो 2 लिख कर कमेंट कर दो। अरे अब तो 2 लिख कर कमेंट कर दो भैया। 2 लिख कर ही क्यों कमेंट करवा रहे हो? हमें तो बात याद हो गई कि 2 शिक्षक हो 2 कमरे हो 2 शिक्षक में एक महिला शिक्षक हो। लेकिन साथियों एक लफड़ा है, इसमें 2 बार संशोधन हुआ है रे। कितनी बार? 2 बार। कभी वो पूछेगा क्यों हुआ, सुनना। अभी हमने पढ़ा था ये स्टार्टिंग प्राथमिक शिक्षा के लिए था, प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो साथियों एक चीज बताओ, क्या कुर्सी 5वीं तक के स्कूल में चाहिए, 8वीं तक नहीं चाहिए क्या? अरे क्या ब्लैक बोर्ड डस्टर खेलने का सामान 5वीं तक की चाहिए क्या? नहीं। जब लगा कि आप आरटी एक्ट में 8वीं तक इतनी सुविधाएं दे रहे हो तो तनिक बालक को खेलने के लिए एक फुटबॉल भी दे दो। क्या विद्यालय घंटी 8वीं तक नहीं चाहिए? तो क्यों ना उसको भी इसी योजना में जोड़ दिया जावे, जो योजना पहले से चल रही है। इसीलिए साथियों 2 बार संशोधन हुआ। 2 बार संशोधन की तारीख भले ही याद हो नहीं हो, लेकिन मोटी मोटी बातें याद रखना है। अब सुनो, जिसने आरटी एक्ट की पूरी क्लास ली है ना, उसको याद ही नहीं करना। कैसे? सुन लो। 1992 में पहला संशोधन हुआ और एक हुआ था 1993-94 में। भैया 1992 क्यों नहीं हुआ? हमने क्लास ली है, हमें क्या फायदा मिला? तो याद करो 1992 की पीछे वाली घटना। साथियों हमने पढ़ा था गोपाल, और गोपाल से याद किया था कि 1992 में पाठ्यक्रम में 3 शब्द जोड़े गए थे साथियों, गैप और गुणवत्ता, पैप और प्रासंगिकता, लैप और लचीलापन। एक बार यहाँ पर फिर रिवीजन हो गया, और जब कभी आगे आएगा ना तब रिवीजन होगा। और इसका फायदा किसको मिलेगा? जो रेगुलर क्लास ले रहा है। और जो मंगते सो रहे हैं ना, वो ऐसे करेंगे। उस कोचिंग के नोट्स हैं, मेरे को आज तक बंदे बोल रहे हैं भैया जीके के नोट्स दे दो, भैया आरटी एक्ट की पीडीएफ दे दो। अरे मंगते याद ही कर ले, पीडीएफ का क्या करेगा? दुनिया भर की 50-100 रुपए में किताब मिल जाती है इतनी मोटी। तू क्या आरटी एक्ट के पीछे पड़ा हुआ है? 3 दिन से किताबें लेके और पढ़ाई कर। तो 1992 में संशोधन हुआ साथियों। इसके तहत क्या हुआ कि भैया 2 कमरे नहीं तो कितने कमरे? 3 तो कमरे होने चाहिए। और भैया 2 शिक्षक नहीं तो 3 शिक्षक होने चाहिए। एक बात तो ये बोली गई, वो पूछेगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के प्रथम संशोधन 1992 में क्या लिखा हुआ है कि कमरे 2 होने चाहिए या कमरे 3 होने चाहिए? तो याद रखना 2 कमरे 2 शिक्षक की बात तो शुरू में करता है और संशोधन करते ही बोलता है अरे 2 कमरे नहीं 3 कमरे होने चाहिए, अरे 2 शिक्षक नहीं 3 शिक्षक होना चाहिए। और ऐसे 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 याद कर लो कि पहले संशोधन में एक बढ़ा दिया। कैसे याद करोगे कि यह था प्रथम संशोधन या पहला संशोधन? पहला संशोधन था ना, तो पहला संशोधन में क्या किया? 1 बढ़ा दिया। किसमें बढ़ा दिया भैया? 1। वहां कितने कमरे थे? 2, तो अब 3 होंगे। वहां पर कितने शिक्षक थे? 2, तो अब 3 होंगे। यही तो बात हो रही है। तो फिर भैया इसमें क्या होगा? तो सबसे पहले तो बैक में जाओ। अब 1993 आ गया ना, तो यहां पर एक बात एक्स्ट्रा याद रखना कि साथियों 1993 में एक कमेटी आई थी, यशपाल कमेटी। अभी तक मैं पहली बार चर्चा कर रहा हूं यशपाल कमेटी की। क्या थी? कि बिना बोझ के शिक्षा। अब सुनो, यही तरीका होता है रे, कैसे मेमोरी में सेट होता है ना, वो ऐसे होता है। अलग से चाहता ना तो 1993 में यशपाल कमेटी वहीं पर लिखवा देता जहां पर गोपाल कृष्ण गोखले की 1992 वाली बात करवा रहा था। लेकिन साथियों मेरा मकसद ये था कि जैसे यहां पर याद करेंगे ना तो डबल बार, एक ही चीज से 2 बार याद होगी। और जब जैसे ही पढ़ोगे ना कि भैया ने यशपाल कमेटी कहां पर करवाई थी? बीबी के साथ। क्योंकि साथियों छोड़ो ठीक तो दांसू है, लेकिन नहीं बताऊंगा। हाँ सुनो, इसमें क्या हुआ साथियों? इसमें एक बात तो 2 कमरे की जगह 3 कमरे हो गए और 2 शिक्षक की जगह 3 शिक्षक हो गए। और इसमें एक बात और बोली गई, और साथियों प्रस्ताव बोला गया। देखो प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि कोई चौकी बात होती है ना, बढ़िया बात होती है कि आप एक काम करो, जैसे आप लोग बोलो
कि भैया कल ये टॉपिक चालू करवा दो, ये प्रस्ताव हुआ, और जो मैं टॉपिक चालू करवाऊंगा ना वो साथियों आपका प्रस्ताव लागू हो गया। आपने बोला भैया कल संडे है छुट्टी रख दो, यह आपका प्रस्ताव था, और यदि मैंने छुट्टी रख दी ना तो इसका मतलब हो गया कि आपका प्रस्ताव लागू हो गया। तो साथियों यही तो हुआ। इस संशोधन में बोला गया कि जब इतनी बढ़िया कार्यक्रम है, इतना सामान मिल रहा है बालकों को, स्कूल में सुविधाएं मिल रही है, तो क्यों ना इसको उच्च प्राथमिक जो स्तर है ना, उच्च प्राथमिक स्तर पर भी लागू करवा दो। लेकिन साथियों ये केवल प्रस्ताव था। आज भी बोलूंगा, और साथियों जब परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा ना तभी भी बोलूंगा, याद रखना कैसे। वो पूछेगा कि ब्लैक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू हुआ, बताओ 1992 या 1993। तो साथियों याद रखना, यहां पर तो केवल प्रस्ताव था, अरे केवल यहां पर तो केवल प्रस्ताव था, प्रस्ताव की बात की गई थी, लेकिन फिर दूसरा संशोधन अगली साल करके इसको लागू कर दिया। इसको लागू कर दिया कि साथियों उच्च प्राथमिक स्तर पर भी क्या होना चाहिए, ये हमारा जो ओबीबी कार्यक्रम है ना वो लागू होना चाहिए। इसी के साथ ओबीबी खत्म। इसी के साथ जो भी आप लोगों की शादी हुई थी ना, जो बीबी मिली थी वो बीबी खत्म, ओ बीबी खत्म, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम खत्म। अभी तो 12 मिनट है, 10 मिनट की क्लास और है, हो गया साथियों। अब सुनो, यही बात है साथियों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की कि 1987 में तो शुरू हुआ, करवा दिया। कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 वाली। कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना, करवा दिया। मैं पीडीएफ डाल दूंगा, सारी बातें करवा दी, सारी बातों को पीडीएफ डाल दूंगा। दो बातें और याद रख लो अगर आए गए ना साथियों। एक आया था हंटर आयोग 1882 से 83 में। इसमें एक बात याद रखना कि प्राथमिक स्तर के लिए, प्राथमिक स्तर के लिए पहला आयोग था साथियों। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, क्यों, क्योंकि ये शायद पीडीएफ में नहीं करवा रखा। आपको याद रखना है कि हंटर आयोग कब आया, तो साथियों हंटर आयोग आया था 1882 से 83 में। साथियों पुरानी पीडीएफ थी इसलिए टाइप नहीं करवाया। कल हमारे टाइप करने वाले सर की शादी की एनिवर्सरी थी, इसलिए कल ऑफ था, इसलिए ये टाइप नहीं हुआ। और सुन लो, और साथियों हंटर आयोग में 3 बातें याद रखनी है कि एक तो 1882-83 में और प्राथमिक स्तर के लिए पहला आयोग था। और एक बात मेरी तरफ से याद कर लेना कि साथियों इसने क्या किया कि जो प्राथमिक शिक्षा है ना, प्राथमिक शिक्षा में सुधार पर बल दिया। अरे यदि कोई कमी रह गई हो ना तो उसको सुधार करो। उस सुधार पर क्या दिया था, बल दिया था। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद में लास्ट बात रह गई कि बेसिक शिक्षा योजना या वर्धा शिक्षा योजना क्या होती है। तो साथियों सुन लेना, ये वर्धा वही है महाराष्ट्र वाला वर्धा, जो कि महाराष्ट्र में जगह पड़ती है। किसने किया था साथियों, गांधी जी ने। ये वो मैटर है साथियों जिसके माध्यम से कोचिंग वाले अपनी दुकानें चलाते हैं। वो बोलेंगे कि ये तो इंपॉर्टेंट है, हालांकि आरटी एक्ट से इनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ फिर भी साथियों जब शैक्षिक परिदृश्य पढ़ोगे ना तो शैक्षिक परिदृश्य और आरटी एक्ट के बीच की कड़ी है, तो थोड़ा बहुत ध्यान रख लो कभी। हाँ कमी कुछ भी नहीं है, ट्रिक बताओ प्लीज। अमर सिंह जी इतनी तो ट्रिक बता दी। हंटर आयोग को याद रखना 1982-83, और शुरू में प्राथमिक स्तर के लिए पहला आयोग था और सुधार पर बल दिया प्राथमिक शिक्षा के लिए। साथियों एक बात और याद रख लेना, बेसिक शिक्षा योजना जो थी ना वर्धा महाराष्ट्र की बात है। वहां पर सम्मेलन हुआ था 23-24 अक्टूबर 1936 को, सॉरी 1937 को। 3 बातें याद रखनी है, 1 2 3। ये कहता है कि आप बालकों को 7 वर्ष की शिक्षा दो। जो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए राष्ट्रव्यापी, कोमा निःशुल्क और साथियों अनिवार्य।
अरे वर्धा शिक्षा योजना बात करती है कि 7 वर्ष तक जो बालक है ना उनको राष्ट्रव्यापी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दो। यदि इसमें उम्र लिखना चाहो तो 7 से 14 वर्ष लिख सकते हो। अच्छा, ये शिक्षा किस भाषा में होगी? मातृभाषा में। हाँ साथियों, जो शिक्षा होगी ना वो किस भाषा में होगी? ये शिक्षा होगी मातृभाषा में। साथियों समय हो रहा है इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं, एक बार पुनः बता दूंगा। शिक्षा होगी मातृभाषा में। तो एक बात और बता दो कि इसका जो शिक्षा का केंद्र होगा ना, ऐसा बात नहीं है कि और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाई जाएगी, लेकिन जो शिक्षा का केंद्र होगा ना साथियों वो होगी हस्तकला वाली शिक्षा। और इसी के साथ आपके भैया का आरटी एक्ट पूरा होता है। इसका रिवीजन मेरे चैनल पर शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा। एक हंटर आयोग याद रखना है, एक बेसिक शिक्षा आयोग याद रखना है। बेसिक शिक्षा आयोग में 3 बात याद रखनी है, 3 बात याद रखनी है बिल्कुल कठिनाई स्तर के लिए साथियों। लास्ट में 3 मिनट में मैं बता दूंगा, बिल्कुल 2 दिन क्यों नहीं बता पाया वो भी बता दूंगा, 2 मिनट बातें कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास 10 मिनट का समय है। हंटर आयोग 1882-83 में प्राथमिक स्तर के लिए पहला आयोग था और सुधार पर बल देता है। और बेसिक शिक्षा आयोग जो कि 7 वर्ष की शिक्षा के लिए बोलता है कि राष्ट्रव्यापी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दो। किस भाषा में? मातृभाषा में। और जो शिक्षा का केंद्र था ना वो था साथियों हस्तकला वाला। यही आरटी एक्ट था साथियों। इसको 2-3 बार पढ़ना, याद नहीं हो टेलीग्राम पर कमेंट करना, मैं फिर रिवीजन करवा दूंगा। अब बताओ कठिनाई स्तर के लिए प्लीज बता दूंगा, यकीनन बता दूंगा, यकीन मानो। आज न्यूज है तो बताऊंगा साथियों। एक बार 3% कर लो। बताइए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये क्या गया? अरे यही तो था, ओ बीबी, इसको ऐसे पढ़ना, ओ बीबी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यही तो था। इसका ये किससे संबंधित है बताओ? हमने कहा था रे कि प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम सुविधाओं से। न्यूनतम सुविधा का मतलब क्या है? अरे कक्षा में बोर्ड, उसमें कुर्सी, विद्यालय की घंटी, खेल सामग्री, सारी बातें आ गई। इसका आंसर क्या होगा? एक आंसर होगा। वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाओ। ऐसे तो बोलते हैं स्कूलों में, कभी ऑफलाइन क्लास होती ना तो ऐसे पूछते खड़े होके बताओ, फिर क्या बोलते हैं? शाबाश, बैठ जाओ। तो आप सब भी बैठ जाओ। और सुनो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भैया फिर ये क्या आ गया? अरे यही तो है, ओ बीबी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। साथियों इसमें प्रावधान बताओ। संशोधन वाली बात नहीं कर रहा, इसमें प्रावधान की बात कर रहा है। इसमें प्रावधान थे 2 शिक्षक और 2 कमरे हो। और 2 शिक्षक में क्या हो? एक मंगती हो, मतलब सॉरी साथियों, एक क्या हो? एक महिला शिक्षक हो, एक महिला हो। जब इसमें संशोधन हुआ था ना तो पहले संशोधन में बोला गया था कि 2 शिक्षक की जगह 3 शिक्षक हो और 2 कमरों की जगह 3 कमरे हो। और 6ठी से उच्च प्राथमिक स्तर पर लागू करने का प्रस्ताव था, जो कि दूसरे संशोधन में उस प्रस्ताव को मान लिया गया। और सुन लियो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुई? भैया ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? अरे यही तो था। कौन सा? ओ बी, बता दो कि क्या 1908-9 में हुआ, 1908-7 में हुआ, 1908-8 में हुआ या 1908-5 में हुआ? तो सुनना, ऑपरेशन ब्लैक ओ बी भैया, बी तो 7 फिर बाद में मिलती है, तो 7 के बाद में 8, 8 के बाद में 9। तो देख लो 7, 8, 9 किस में आ रहा है? 7, 8, 9 इसमें आ रहा है। आंसर हो गया 2। और यदि यहां पर पंचवर्षीय योजना पूछता ना तो यहां से टीपते और बोलते 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। साथियों अब आपको क्या कहूं, आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। ये प्रश्न लास्ट प्रश्न है कि नामांकन बढ़ाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने एवं बच्चों का पोषण स्तर सुधारने हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम, इसी को तो MDM बोलते हैं, मिड डे मील प्रोग्राम बोलो या मध्याह्न भोजन योजना। जो आपका इंटरवेल होता है ना, जो रेस्ट होती है उसमें जो खाना खिलाया जाता है ना,
तो साथियों ये ध्यान रखना, इसका क्या होगा, 15 अगस्त 1995। कल गलती से ये टाइप हो गया था साथियों, तो भैया ये तो हमें याद हो गया, इसका क्या करें, इसका याद हो गया ना, तो मैं आपको एक पता बता रहा हूं, उस पते पर इसको भेज देना। और पता से याद रखना कि प्रतापगढ़, अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो वहां पर पढ़ा होगा कि प्रतापगढ़ की जो गठन हुआ था ना, वो 26 जनवरी 2008 को ही हुआ था। मतलब इसका आंसर 4 है। कहीं ऐसा नहीं हो कि कल की क्लास में देखने वाले एग्जाम में प्रश्न आ जावे और सर के ऊपर केस कर दो। हाँ ठीक है, अब बात करते हैं आपके कठिनाई स्तर पर। मेरे हिसाब से ये सब पूरा हो गया। अब सुनो साथियों, आरटी एक्ट मेरे हिसाब से पूरा हो गया है। आरटी एक्ट 2009